नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हमारी चर्चा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करेगी। ये एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछा जाता है। ये जो लॉ के प्रैक्टिशनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पता भी होना चाहिए। और साथ ही साथ दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि ये एरिया थोड़ा सा ग्रे एरिया बन जाता है और स्टूडेंट्स इस पे जनरली फोकस उतना डायरेक्टली नहीं करते। We are going to discuss a very pertinent question, and the question is, does a police officer have to take permission from a magistrate prior to proceed for further investigation? Does a police officer have to take permission from a magistrate prior to proceed for further investigation? यानी कि क्या एक पुलिस ऑफिसर को ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से पहले मैजिस्ट्रेट साहब की अनुमति या परमिशन लेने की जरूरत है? Does a police officer have to take permission from a magistrate prior to proceed for further investigation? Is it actually necessary? आप सबसे पहले समझते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती क्या है। What do we exactly mean by further investigation? As I have already discussed in an earlier session, further investigation, the name itself suggests that we are going beyond a certain point. अब इसको अगर हमें सीआरपीसी के कंटेक्स्ट में समझना हो, see, investigation is defined in section 2 clause H. How is it defined? It says that all proceedings which are conducted for the collection of evidence by a police officer or by a person authorized by a magistrate other than a magistrate. कहने का मतलब all those proceedings which are conducted for the collection of evidence, all proceedings for collection of evidence by either a police officer or by a person authorized by magistrate but not by magistrate. यानी कि एक मैजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, लेकिन या तो एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेंगे या एनी पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। ये आप देखते हैं सेक्शन 202 में स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलेगा, जैसे जहां पे पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस होता है इन कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स इन चैप्टर नंबर 15 विच इज सेक्शन 202। बट मोटी मोटी बात अगर हम समझें तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है ऑल प्रोसीडिंग्स फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। हर वो प्रोसीडिंग जिससे इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करते हैं पुलिस ऑफिसर साहब या एक ऐसे प्राइवेट पर्सन जिनको मैजिस्ट्रेट साहब की ऑथराइजेशन है इन्वेस्टिगेट करके और किसी भी तरीके का सबूत इकट्ठा करने की। नाउ ये इन्वेस्टिगेशन किस पॉइंट पे हमें काम आती है, आप ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 154 CRPC. It's a cognizable offense. FIR has been registered under section 154 of CRPC. अब जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, within 24 hours मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष आपने प्रोड्यूस करना है अरेस्टेड पर्सन को। This is the mandate of section 57 CRPC and article 22 clause 2 of the constitution as well. आपने प्रोड्यूस करा,
प्रोड्यूस करेंगे आप अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 1, और उसके बाद आगे की क्या होती है, रिमांड प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं। पहले 15 दिनों के अंदर इंटरचेंजेबल कस्टडी इज पॉसिबल, यानी कि पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी दोनों पॉसिबल है। उसके बाद यू हैव टाइम पीरियड आइदर ऑफ 60 और 90 डेज, आइदर 60 और 90 डेज। नाउ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो 60 और 90 डेज हैं, कहां से कैलकुलेट होते हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। ये 15 डेज को इंक्लूड करके कैलकुलेट करे जाते हैं, यानी कि एसेंशियली दिस इज 45 एंड दिस इज 75। ये पिछले सेशन में मैंने डिस्कस करा है। इट्स 15 प्लस 45 विच मेक्स इट 60 और 15 प्लस 75 विच मेक्स इट 90। अप्रोप्रिएट केस आपको पता है, सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में स्पेसिफिकली प्रोवाइजो में जब आप देखेंगे क्लॉज ए में आपको मिलेगा ये टाइम पीरियड, जहां पे अगर ऑफेंस जिसके लिए व्यक्ति को अरेस्ट करा गया है उस ऑफेंस की सजा या तो 10 साल है, 10 साल से ज्यादा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी है, तो 90 दिन का समय मिलता है। 15 प्लस 75, जिसमें 15 दिन इंटरचेंजेबल कस्टडी और 75 डेज में कंपलसरी जुडिशियल कस्टडी है अगर आपने व्यक्ति को कस्टडी में रखना है, वरना आप बेल पे भी छोड़ सकते हैं। यानी कि अगर ऑफेंस 10 साल की इंप्रिजनमेंट रखता है, 10 साल से ज्यादा की, लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी, तो 15 प्लस 75, और अगर 10 साल से कम की इंप्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड है ऑफेंस के लिए, तो वहां पे 15 प्लस 45 दैट इज टोटल ऑफ 60 डेज। दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। बात यहां पर आती है कि ये 60 या 90 दिन जितने भी हैं, जब ये कंप्लीट होते हैं तो एक पुलिस रिपोर्ट फाइल करी जाती है अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर एट द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, की जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो आप एक रिपोर्ट सबमिट करते। नाउ यू सी, ये जो 60 या 90 दिन है टोटल, these 60 or 90 days in totality, it is not the upper limit or the maximum time limit of investigation which can be given to a police officer. Absolutely no. पुलिस मैनुअल भी 3 महीने का टाइम बताती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का, पर दैट इज ऑल्सो नॉट बाइंडिंग। इन्वेस्टिगेशन 3 महीने से आगे भी जा सकती है। सीआरपीसी में कोई टाइम लिमिट है नहीं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस जो रेप से रिलेटेड है, वहां 2 महीने का समय दिया हुआ है, सेक्शन 173 आप पढ़ सकते हैं उसके लिए। अदरवाइज देयर इज नो अपर लिमिट, द टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट देयर जनरली। कुछ स्पेशल केसेस हैं जैसे 173 में आता है, अगर समन्स केस है और 6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो आप एज अ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को बंद करने के लिए कह सकते हैं, और जो सरकारी वकील साहब हैं फिर वो सेशंस कोर्ट में जाकर हो सकता है एक ऑर्डर ले आए और वापस से केस रीओपन हो जाए। बट दीज आर ऑल स्पेशल केसेस। मैं इन सब चीजों के अंदर बिल्कुल भी डाइवल्ज नहीं करूंगा इस डिस्कशन को। आवर मेन बोन ऑफ कंटेंशन, द पॉइंट इज, does the police officer need prior permission from the magistrate before conducting further investigation? अभी further investigation क्या है? अब आपने जब यहां पे पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2, तब आपके दिमाग में बात आई कि आई मीन एक पर्टिकुलर एंगल से तो मैंने केस इन्वेस्टिगेट ही नहीं करा, क्या ये केस एक्चुअली में सही डायरेक्शन में गया है? हो सकता है मुझे कोई और एविडेंस मिल जाए। अब समय खत्म हो रहा था भाई, बहुत बारी ऐसा होता है कि ये जो टोटल 60-90 डेज जो भी हैं ये खत्म होने वाला है। पुलिस ऑफिसर को लगता है अभी भी पूरी तरीके से मैंने अपना काम नहीं करा, मेरे को एक बहुत और सॉलिड एविडेंस मिल सकता है, बट ही नोज कि उस सॉलिड एविडेंस की लीड को फॉलो करते करते ही विल टेक अनदर 10 और 15 डेज, और समय खत्म होने वाला है 1 या 2 दिन के अंदर, 60 या 90 दिन का। अगर नहीं पुलिस रिपोर्ट फाइल करी तो अरेस्टेड पर्सन डिफॉल्ट बेल पे छूट जाएगा। दिस माइट बी अ सिनेरियो, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। दिस माइट बी अ सिनेरियो। तो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि भाई जितना मेरे पास सॉलिड एविडेंस है मैं उसके बेसिस पे चार्जशीट बनाकर अपनी पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब के सामने सबमिट कर देता हूं 60 या 90 डेज से पहले, और उसके बाद
जिस सॉलिड एविडेंस का ख्याल मेरे मन में बार बार आ रहा है, उस सॉलिड एविडेंस के लिए मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन करूंगा. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 8. अब ये सबको लगता है दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 8, जहां पे पुलिस ऑफिसर साहब एक केस के लिए अगर उन्हें लग रहा है कि और एविडेंस मिल सकता है, कुछ और मैं सबूत इकट्ठे कर सकता हूं, मैं कुछ और बेटर एंगल से इस केस को अप्रिशिएट कर सकता हूं, मेरे को और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. यानी कि प्राइमरीली इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिपोर्ट के फाइल करने पे खत्म हुई, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की नीड हो, तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे. 173 सबसेक्शन 8 में आप देखेंगे लिखा होगा, नथिंग प्रिक्लूड्स any police officer from conducting further investigation, and then from subsection 2 to subsection 6-7 वो उनको सारे requirements को follow करना होगा, and then he will be filing supplementary charge sheets. ये 173 subsection 8 आप पढ़ेंगे तो आपको interpretation मिल जाएगी. Nothing shall preclude any police officer from conducting further investigation. लेकिन I must tell you, most of us have this misconception that further investigation section 173 subsection 8 में, and let me clear that for you also. ये जो further investigation की बात करी मैंने, after the filing of the police report, जो आगे investigation कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर साहब, जिसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, ये एक्चुअली में आपको पावर मिलती कहां से है? अगर आप 173 सबसेक्शन 8 देखेंगे तो दैट इज एक्चुअली अ सेविंग क्लॉज. दैट इज एक्चुअली अ सेविंग क्लॉज. आप देखिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ड नथिंग. कोई भी चीज आपको सीआरपीसी में रोकेगी नहीं फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से. कोई भी चीज जो उस पर्टिकुलर सेक्शन में दी हुई है आपको नहीं रोकेगी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से. आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. दैट इज अ सेविंग क्लॉज. तो सर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर कहां है? वो वेयर आर यू लीडिंग अस सर, हमें बता दो. यू विल गेट द पावर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्राइमरीली फ्रॉम सेक्शन 2 क्लॉज H इटसेल्फ, जहां पे लिखा है ऑल प्रोसीडिंग्स फॉर collection of evidence. अब ये तो नहीं लिखा ना all proceedings prior to filing of the police report. क्या ऐसा लिखा है all proceedings prior to filing of the police report? This is not written there. This is absolutely not written there. It says all proceedings for the collection of evidence. Isn't further investigation a proceeding done by a police officer for the collection of evidence? The answer is yes. The answer is yes. Even further investigation is a proceeding done by a police officer for the collection of evidence. It's nothing else but a proceeding done by the police officer for the collection of evidence. I mean, what else will you term further investigation as? It is that proceeding. It is that proceeding जहां पे आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं. भाई पर्पस ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ये है कि और एविडेंस कलेक्ट कर लिया जाए. क्या सेक्शन 2 क्लॉज H में कहीं भी ये लिखा है that all proceedings for the collection of evidence before the filing of police report? The answer is no. Understand the interpretation. Understand the interpretation. कहीं भी आपको पूरे सेक्शन 2H में ये लिखा हुआ नहीं दिखेगा दैट यहां पे पुलिस रिपोर्ट की किसी टाइमलाइन की बात हो रही है. बिल्कुल नहीं. तो आप जो भी प्रोसीडिंग करेंगे फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस एज अ पुलिस ऑफिसर और एज बीइंग ऑथराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट, इफ यू आर नॉट अ मैजिस्ट्रेट योरसेल्फ, आप जो भी प्रोसीडिंग करेंगे
that will be termed as what? Further investigation. Of course, that will be termed as investigation, and further investigation is a part of it. Why not? और अगर आप सेक्शन 156 देखेंगे, अगर आप सेक्शन 156 देखेंगे, जहां पे आपको पावर दी जा रही है टू इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस, यहां पे भी आ जाते हैं। सब सेक्शन 1 देखेंगे, वहां पे भी आपको कोई भी इस तरीके का बार नहीं दिखेगा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनहेरेंटली पुलिस ऑफिसर के पास एज अ पावर अवेलेबल नहीं है, नहीं दिखेगा। The simple term that has been used in section 156 subsection 1 is investigate. That's so simple. Further investigation, investigation before filing of police report, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा। 156 gives the power to police officer to conduct investigation without a warrant in a cognizable case. वहां पे आपको दिख रही है इस तरीके का कोई भी बाइफरकेशन? कोई बाइफरकेशन नहीं दिख रहा। Section 2H is the primary source of further investigation. Let me tell you, यहीं से पुलिस ऑफिसर को पावर मिल जाती है primarily to conduct further investigation. 173 subsection 8 is just a saving clause, जो उस पावर को सेव कर रहा है, बचा रहा है कि आप इस पावर को मत छेड़िए। ये पावर पुलिस ऑफिसर के पास अवेलेबल है। And now coming to the $1 million question, does the police officer need prior permission from the magistrate to conduct further investigation? The answer is a simple no. No. The police officer does not require any prior permission from a magistrate to conduct further investigation. यहां पे अगर हम डिफरेंशिएट करें कॉग्निजेबल केस और नॉन कॉग्निजेबल केस में, ये भी कर लेते हैं। अगर हम कॉग्निजेबल केसेस की बात करें, नो परमिशन नीडेड। अगर हम नॉन कॉग्निजेबल केस की बात करें, सर आपने ये डिफरेंशिएशन क्यों करा? व्हाई इज देयर सच अ डिफरेंशिएशन दैट यू हैव डन? सिंपली आपने बता तो दिया था हमें। The answer to this question is क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी परमिशन चाहिए। वेरी गुड। अब नाउ द ट्विस्ट हियर इज, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? परमिशन चाहिए फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस। द वर्ड इज इन्वेस्टिगेशन। वेयर इज इट डिफाइंड? सेक्शन 2H। अगेन यू गेट डायरेक्टेड टू द सेम प्लेस। अगेन यू गेट डायरेक्टेड टू द सेम प्लेस। कॉग्निजेबल केस में तो आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई प्रायर परमिशन की नीड नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन इज डिफाइंड एज ऑल प्रोसीडिंग्स फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। नेचुरली फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इंप्लिसिट इन सेक्शन 2H ओनली। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन आपको मैजिस्ट्रेट साहब से मिल गई, implicitly further investigation is also included in that. Why not? क्योंकि investigation defined in section 2H, you have got the permission for section 2H proceedings, that is investigation. तो जब investigation की permission मिल गई, it will include all proceedings for the collection of evidence. Further investigation की proceeding भी तो मिली गई। Further investigation की proceedings करने के लिए भी permission आपको मिल गई। No permission needed. नो परमिशन नीडेड। बट आई विल टेल यू, प्रैक्टिकली परमिशन ली जाती है। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, लेट मी टेल यू, परमिशन और अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन is actually given to the magistrate.
क्योंकि आप देखिए, आपने पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी, आपने पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब मैजिस्ट्रेट साहब तो आपका पुलिंदा लेंगे पुलिस रिपोर्ट का और उस पे अपना जुडिशियल माइंड लगाना शुरू कर देंगे और कॉग्निजेंस लेने की तैयारी करेंगे। उसके बाद इशू प्रोसेस होगा। अब आपने मैजिस्ट्रेट साहब को तो उस काम पे लगा दिया और आप निकल लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वह पर्टिकुलर अक्यूज्ड, आपको पता चले उसको फंसाया जा रहा था, थैंकफुली आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी और सच पता चला कि एक्चुअल कल्प्रिट तो कोई और है, ये व्यक्ति को तो फंसाया जा रहा है, या इस व्यक्ति के साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है। देयर इज अनदर को अक्यूज्ड हु इज फ्री ऑन द लूज। तो आपने मैजिस्ट्रेट साहब को तो एक अलग ट्रैक पे लगा दिया ना। आप मैजिस्ट्रेट साहब को बता तो दो भाई, यू डोंट रिक्वायर। प्रैक्टिकली आप देखें तो परमिशन ली ही सिर्फ इसलिए जाती है या इंफॉर्मेशन दी ही इसलिए जाती है ताकि जुडिशियल टाइम अननेसेसरली वेस्ट ना हो और आप मैजिस्ट्रेट साहब को गलत ट्रैक पे ना भेज दें, क्योंकि उनको तो आपने पुलिस रिपोर्ट दे दी, ही इज गोइंग टू अप्लाई जुडिशियल माइंड एंड देन टेक कॉग्निजेंस ऑन द मैटर। Then he'll be issuing process, sending out summons or a warrant or a production warrant as the case may be. He'll start his inquiry, supply of documents. If the case has to be committed, then committal, and he'll start with the trial after framing of charges. तो वो तो अपने आगे मतलब बढ़ना शुरू कर देंगे ना। पुलिस ऑफिसर का जनरली उस टाइम पे काम खत्म हो जाता है। पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फिर तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब आएंगे। तो बता तो दो भाई, आपको थ्योरेटिकली लीगली परमिशन की जरूरत नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा। कॉग्निजेबल केस में भी नहीं है, इनफैक्ट नॉन कॉग्निजेबल केस में भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की परमिशन आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। कॉग्निजेबल केस में आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो विदाउट परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। नॉन कॉग्निजेबल केस में जैसे ही आपने इन्वेस्टिगेशन की परमिशन ली, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की परमिशन उसके साथ अटैच्ड आती है। इट्स इम्प्लिसिट because investigation will include further investigation. How can you differentiate the two? Yes, because investigation की definition में कहीं भी timeline mentioned नहीं है। All proceedings for the collection of evidence. Further investigation is a proceeding by a police officer for the collection of evidence. How will you separate the two? You cannot. You absolutely cannot. I hope I'm making sense to all of you. So concluding this entire session, further investigation, and it's a very important point that we should all understand. What is further investigation? It's basically investigation being conducted after the filing of the police report under section 173 subsection 2. 173 subsection 8 is a saving clause. It's saving that power of the police officer to conduct further investigation. But actually में power आपको मिलती कहां से है? वो section 2 clause H में जहां में investigation defined है, जहां पे इन्वेस्टिगेशन डिफाइंड है। एंड देन does a police officer need prior permission from a magistrate to conduct further investigation? The answer is a simple no. He does not need any kind of permission, which is theoretical. Practically वो जनरली इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि साहब हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें कुछ एंगल लग रहा है जो हमें एक्सप्लोर करना है। And the magistrate, cannot refuse. What will the magistrate say? That don't conduct further investigation. No, he cannot. Magistrate is a judicial authority and the executive is performing the investigation. The investigation agency is a part of the executive. There is a separation. You can't do that. A magistrate can probably monitor as in not control. That is what was said in Sakiri Vasu's case. Monitor as in not control, but probably just simply have a cursory look as to everything is going on judicially correct. Everything is happening in the interest of justice. No abuse of power is happening. Nothing fishy is going on in the entire process of investigation. These are a few things that the magistrate can have a look at. The police is actually taking proactive actions in the entire investigation process. जैसे magistrate साहब कई बार ATR, action taken report, call करते हैं कि भाई you give the ATR. What have you been doing in the past 15 days? Generally होता है ऐसा. And different states have different practices, but generally this happens. So magistrate will not interfere in the investigation. Therefore, you don't need prior permission from a magistrate. CRPC does not provide any kind of provision wherein you need prior permission from a magistrate before conducting or starting further investigation. But does it practically apply? No. Practically, आप मैजिस्ट्रेट साहब को इंफॉर्मेशन दे देते हैं. You generally inform the magistrate that we are conducting further investigation.
It's a sort of a permission only because the magistrate is a judicial authority, a higher authority. You are an investigating officer. So generally, it is in the form of a permission only. More to say, it is an intimation that we are conducting further investigation, and the magistrate says, very well, please go ahead and let me know what happens. And then after further investigation, supplementary charge sheets are filed. I hope you have enjoyed the session. You have learnt a lot from it, and I will see you very soon with another such informative and fruitful session. Till the time, please take care and thank you so much.